नमस्कार, वेलकम टू मीमांस एकेडमी। ये लेक्चर है यूपीएसआई का और यूपीएसआई का जो सिलेबस है उसमें दिया गया है पॉलिटी के अंतर्गत आपका क्या मूल अधिकार। तो आज जो पीवाईक्यू करेंगे हम, ठीक है, वो करेंगे मूल अधिकार का। हुआ क्लियर? तो जो पहला क्वेश्चन है वो है भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। तो पहले ये समझ जाना कि जो मेग्ना कार्टा क्या होता है। हुआ क्लियर? मेग्ना कार्टा एक ऐसा अधिकार है जो अधिकार किसी व्यक्ति को दिया जाता है या किसी समूह को दिया जाता है तो उसके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाता है। जैसे कि मान लो ऑप्शन, ये जो पर्सन ए है, राजा है मान लो ये, ठीक है, और ये जनता। राजा ने जनता को शक्ति दी और इस शक्ति से जनता के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आ गए। तो जो अधिकार दिया था ये अधिकार कहलाता है मेग्ना कार्टा। अपनी शक्ति को किसी और को देना और उसके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाना, इसे कहते हैं मेग्ना कार्टा। तो यहाँ पे जो मेग्ना कार्टा की बात कर रहा है वो कर रहा है ऑप्शन बी की, भाग 3 को मेग्ना कार्टा कहा गया है। अब ये भाग 3 को मेग्ना कार्टा क्यों कहा गया है, उसके पीछे क्या रीजन है समझना। हुआ क्लियर? जो भाग 3 है ये भारतीय संविधान का मौलिक अधिकारों का वर्णन करता है। जो भाग 3 है इसमें आर्टिकल है, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक इसमें उल्लेखित है। तो क्लियर? और ये जो भाग 3 है ये एक्चुअली क्या है, ये मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, ठीक है। और मौलिक अधिकार जो होता है ये आपका मानवीय अधिकार होता है। आपके जन्म के साथ जो अधिकार आपको मिलना चाहिए, अगर वो अधिकार मिल रहा है तो वो अधिकार को मौलिक अधिकार कहा जाता है। हुआ क्लियर? इसमें आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, काम करने की आज़ादी है, चलने की आज़ादी है, आपको क्या पढ़ना है, क्या सुनना है, सबकी आज़ादी, धर्म की आज़ादी है, ठीक है। सभी अधिकार जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। यानी जैसा व्यक्ति जन्म होता है, जन्म के साथ उसे जो अधिकार मिलना चाहिए, ऐसे अधिकार को मौलिक अधिकार कहा जाता है। इसलिए भारतीय संविधान का जो भाग 3 है इसे मेग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि इसमें आपको मिला है मौलिक अधिकार। और भारतीय संविधान का जब आप पढ़ोगे, प्रस्तावना उद्देशिका पढ़ोगे, तो उसमें लिखा है हम भारत के लोग। यानी कि जो अधिकार हम भारत के लोग, यानी भारत के नागरिक को मिलना चाहिए, वो अधिकार भाग 3 में दिया गया है, इसीलिए इसे मेग्ना कार्टा कहा गया है। अब सवाल उठता है कि जो मौलिक अधिकार है ये किस देश से लिया गया है, तो ये लिया गया है यूएसए, यानी कि अमेरिका से लिया गया है। एक और चीज है वो है मौलिक कर्तव्य। जो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य जो कहाँ से लिया गया है, तो वो लिया गया है कहाँ से, वो लिया गया है रूस से। हुआ क्लियर? क्वेश्चन आएगा आपको कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, अधिकार की बात आएगी तो वो आ जाएगा यूएसए। जहां बात आ जाएगी मौलिक कर्तव्य की तो वो आ जाएगा रूस से। हुआ क्लियर? ये दोनों डिफरेंट याद रखना। मौलिक अधिकार यूएसए, मौलिक कर्तव्य रूस। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। भारतीय संविधान में जब भारत का संविधान बना था तब भारतीय नागरिक को कितने मौलिक अधिकार थे, वो 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन वर्तमान में कितने हैं, वो 6 मौलिक अधिकार है, ठीक है। तो ये एक मौलिक अधिकार कौन सा था जो हटा दिया गया, तो ये अधिकार था कौन सा, वो था संपत्ति का अधिकार। और इसे 1978 में कौन सा 44वां संविधान संशोधन हुआ था, उस संविधान संशोधन के अंतर्गत इसे हटा दिया गया, ठीक है। और इसे क्या बना दिया गया, आर्टिकल आर्टिकल 300 ए के अंतर्गत क्या बना दिया गया, संपत्ति को एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो ये भी क्वेश्चन करता है कि पहले कितने मौलिक अधिकार थे, 7 थे, वर्तमान में कितने हैं, 6 है। कौन सा हटा है, संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था उसे हटा दिया गया है। और उसे हटाया किससे गया है, 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो 1978 में किया गया था, इसे हटा दिया गया है, इसके माध्यम से हट गया है। और इसे आर्टिकल 300 ए के अंतर्गत डाल दिया गया है और यहां पर इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। हुआ क्लियर? ठीक है। ये ध्यान रखना कि मौलिक अधिकार के अंदर 2 आर्टिकल आते हैं, ये 20
और आर्टिकल कौन सा, ये है 21। ये दोनों आर्टिकल आपको याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ऐसे अधिकार हैं, ये ऐसे आर्टिकल हैं, इसमें जो मौलिक अधिकार मिला है, वो मौलिक अधिकार किसी भी परिस्थिति में वो उल्लंघन उसको हटाया नहीं जा सकता। भारत में कोई भी परिस्थिति पैदा हो जाए, उस परिस्थिति के अंतर्गत आर्टिकल 20 में और आर्टिकल 21 में जो भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार मिले हैं, वो उसे हटाए नहीं जा सकते। यहाँ बात चल रही है आपातकाल की। आपातकाल की बात चल रही। आपातकाल के अंतर्गत आपके सारे मौलिक अधिकार रद्द हो जाएंगे। लेकिन आर्टिकल 21 और आर्टिकल 20 जो है, ये आपका हनन नहीं होगा। आर्टिकल 21 कहता है कि मानव का निजता का अधिकार है, निजता। यानी मानव का निजता का अधिकार नहीं कि मानव का सोना है, उठना है, जागना है, क्या बोलना है, क्या पढ़ना है, क्या लिखना है, उसे उसे किस प्रकार जीवन जीना है, ठीक है? उसे कहाँ जाना है, उसे कहीं नहीं जाना है, ये सब आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। यानी कि प्राकृतिक अधिकार जो मिला है, वो आर्टिकल 21 के अंतर्गत मिला है। इसलिए आर्टिकल 21, आर्टिकल 20 जो है, कभी भी किसी भी परिस्थिति में वो उसको रद्द नहीं किया जा सकता। तो क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा आपसे कि आपातकाल के दौरान ऐसे कौन से 2 मौलिक अधिकार के आर्टिकल हैं जिसको रद्द नहीं किया जाता, तो वो है आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़कर सारे जो मौलिक अधिकार हैं वो आपको रद्द कर दिए जाते हैं। हुआ क्लियर? ठीक है। एक सवाल उठता है कि अगर आपका मौलिक अधिकार हनन हो रहा है तो कहाँ जाओगे आप? आप जाओगे सुप्रीम कोर्ट जाओगे। हुआ क्लियर? और कहाँ जाओगे आप? आप जाओगे हाई कोर्ट जाओगे। हुआ क्लियर? लेकिन यहाँ पे जाने के लिए आप कौन-सा मौलिक अधिकार का आर्टिकल यूज़ करोगे? तो ध्यान रखना, अगर आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो अपने मौलिक अधिकार के हनन के लिए, तो आपको आर्टिकल 32 का यूज़ करना होगा। लेकिन वहीं पर आप अगर हाई कोर्ट जा रहे हो आपके मौलिक अधिकार हनन होने के लिए, तो आपको आर्टिकल कौन-सा 226 226 आर्टिकल यूज़ करना होगा। तो क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि जब भी आपका मौलिक अधिकार होता है, तो आप किस आर्टिकल के माध्यम से हाई कोर्ट जाओगे? तो उसका आंसर होगा 226 226 आर्टिकल के माध्यम से। वही सेम चीज अगर आपका मौलिक अधिग्रहण होता है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट जाओगे तो कौन सा आर्टिकल आपका यूज होगा? तो वो है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 के अंतर्गत जो है 5 रिट दी है, वो हम आगे समझेंगे 5 कौन सी रिट दी है। ठीक है। एक बार क्या हुआ था कि एक बच्चे का ऑपरेशन हुआ हॉस्पिटल में। ठीक, एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट में। तो उस बच्चे की जो फीस थी वो थी 20,000 करीब। ठीक है। परंतु जो हॉस्पिटल है उसने 40,000 चार्ज करा, और उसके जो माता पिता बहुत गरीब थे, तो उन्होंने उसे 20,000 पे कर दिया, परंतु 20,000 पे नहीं कर पाया। तो हॉस्पिटल ने बोला कि आपका बच्चा हॉस्टल में रहेगा, आराम से रहेगा, आप जब भी 20,000 पे कर दोगे तो वो बच्चा आपको सौंप दिया जाएगा। बाप माँ बहुत गरीब थे, तो वह परेशान हुए कि किसी ने बताया कि आपका जो बच्चा है ये कैद हो चुका है, उसे जेल नहीं हुई है, परंतु आपके पास नहीं है, किसी और के पास है, और वो उसके एवज में आपसे 20,000 चार्ज ले रहा है, तो यानी कि वो बच्चा कैद है। तो आप जाइए आर्टिकल 32 का यूज कीजिए और आप चले जाइए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाला गया, और सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि ये मामला संदिग्ध है, और आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को ले लिया अपने हाथ में। और ये ध्यान रखना कि आर्टिकल 32 या आर्टिकल 226 के माध्यम से जो भी केस जाता है कोर्ट में, उसे आप वापस नहीं ले सकते। भाबरी देवी जो कांड हुआ था, वो जो ओपन हुआ था, वो इसी आर्टिकल 32 के माध्यम से हुआ था। एक बार केस चला गया तो वापस नहीं होता। हुआ क्लियर? सुप्रीम कोर्ट में फिर जब बैठक हुई, जब उसकी सुनवाई हुई, तो हॉस्टल में बैठी जो सुप्रीम कोर्ट है वहां बैठाया गया जूरिस्ट, जिसमें जो मेडिकल संबंधी अधिकारी होते हैं, जो उसके विशेषज्ञ होते हैं, वो बैठा जाता है। ये बैठे वहां पे, उन्होंने फिर देखा कि उनसे पूछा गया कि इस बीमारी के लिए कितना खर्चा आता। उन्होंने बोला कि इस बीमारी के लिए हद से हद मैक्सिमम 20,000 खर्चा हो सकता है, और माता पिता ने बोले हमने 20,000 पे कर दिए, बल्कि ये 40,000 पे करे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है आर्टिकल 32 के माध्यम से रिट लगाई गई थी, क्योंकि उनका बच्चा कैद हो चुका था। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको
तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, उसमें बोला गया कि तुमने बच्चे को बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत आपने कैद किया, आप उसका भरोगे हर्जाना और बच्चे को माता पिता को सौंपोगे। और आपने अगर देखा होगा दृश्य मूवी, तो उसमें भी आर्टिकल 32 का यूज होता है, जो अयोध्या में बताता है कि आर्टिकल 32 के माध्यम से आप यूज कर सकते हो। तो आर्टिकल 32 ये है, आर्टिकल 32 के माध्यम से आप अपने मौलिक अधिकार की रक्षा करते हो सुप्रीम कोर्ट में। आर्टिकल 226 226 के माध्यम से आप अपने मौलिक अधिकार की रक्षा करते हो हाई कोर्ट में। हुआ क्लियर? और आपको ये याद होना चाहिए कि जो अंबेडकर जी हुए हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा था। क्वेश्चन ये भी आ चुका है कि अंबेडकर जी ने कौन से आर्टिकल को संविधान की आत्मा या हृदय कहा था, तो वो है आर्टिकल 32। हुआ क्लियर? तो ये मौलिक अधिकार का पार्ट था, इसके ऊपर कहानी मैंने बता दिया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये सारे कंटेंट आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में उच्चतम न्यायालय का क्षेत्र अधिकार क्या है? यानी ये बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्र अधिकार कहाँ था। कहते तो ऑप्शन ए कहता है मौलिक अधिकार अनन्य, ऑप्शन बी कहता है मौलिक अधिकार नहीं, ऑप्शन सी कहता है मौलिक अधिकार लेकिन अनन्य नहीं, ऑप्शन डी कहता है अनन्य। अनन्य यानी इसके बाहर। हुआ क्लियर? ठीक है, यानी कि इसके बाहर, तो मौलिक अधिकार है लेकिन इसके बाहर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो है, उसे जो डिसीजन देना है वो डिसीजन देगा सभी साक्ष्यों के आधार पर, परंतु वो डिसीजन संविधान में जो उसको शक्ति दी गई है उसी के संबंध में वो डिसीजन देता है। कहने का मतलब ये है कि जो शक्ति दी है सुप्रीम कोर्ट को संविधान में, उसके अकॉर्डिंग ही वो काम करेगा। तो मौलिक अधिकार जो है, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि जो मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के संबंध में उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो क्षेत्र अधिकार है वो क्या है? वो है मौलिक लेकिन अनन्य नहीं। क्या होगा? ऑप्शन सी सही होगा इसका। हुआ क्लियर? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट संविधान के दायरे में रहकर, जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसे शक्ति जो प्राप्त हुई है वो संविधान के सम्मत है, यानी संविधान के बाहर जाकर कोई भी वो अपना निर्णय नहीं देगा, उससे बाहर नहीं देगा। आर्टिकल 32, आर्टिकल जो 32 है वो नागरिकों के मूल अधिकार के उल्लंघन के विरुद्ध भी उपचार का उपबंध करता है। अगर जैसे हम नागरिक है, भारतीय नागरिक, हमारा जो मौलिक अधिकार है वो हनन हो रहा है, तो हम कहाँ जाएंगे? आर्टिकल 32 के माध्यम से हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और इस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जिसके मूल अधिकार या मौलिक अधिकार पर कोई भी अतिक्रमण किया गया हो, उपचार के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हो। इसीलिए उच्चतम न्यायालय को नागरिक के मूल अधिकार का संरक्षक कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट को नागरिक के मौलिक अधिकार का संरक्षक कहा गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आप जाते हो आर्टिकल 32 के माध्यम से। इसीलिए भीमराव अंबेडकर जी हुए हैं, उन्होंने कहा था आर्टिकल 32 जो है संविधान का क्या है? हृदय और आत्मा है, क्योंकि ये आपका जो नैसर्गिक, आपका जो प्राकृतिक अधिकार है उसकी ये रक्षा करता है। कौन? सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 32 के माध्यम से। हुआ क्लियर? अब ध्यान रखना कि जो आर्टिकल 32 है इसमें 5 प्रकार की रिट है। कितनी? 5 प्रकार की इसमें रिट है, ध्यान रखना। पहला कौन सा है? वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है। दूसरा कौन सा है? वो है परमादेश। ठीक है। तीसरा कौन सा है? वो है अधिकार प्रच्छन्न। और जो चौथा है वो है प्रतिषेध। प्रतिषेध, ठीक है। और जो पांचवा है वो कौन सा है? वो है उत्प्रेषण। वो क्लियर? बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत अगर किसी भी व्यक्ति को आप गैर कानूनी रूप से बंदी बनाते हो, तो इस संबंध में आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। जो बच्चे का बताया था मैंने, जो कैद हुआ था वो बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत ही हुआ था। हुआ क्लियर? किसी भी व्यक्ति को आप कैद करते हो तो उसका मौलिक अधिकार हनन हो जाता है। तो आप आर्टिकल 32 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो।
हुआ क्लियर? अब आ जाइए कहाँ पर? परमादेश। परमादेश जो है किसी भी सरकारी अधिकारी को ऐसा कर्तव्य निभाने का निर्देश देता है जिसके लिए कानूनी रूप से बाध्य है। कोई अधिकारी है जिसे काम सौंपा गया है कि आप डीएम का काम करोगे, आपका ये कर्तव्य है, अगर वो कर्तव्य नहीं करता तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। हुआ क्लियर? अधिकार प्रच्छन्न किसी व्यक्ति के किसी सार्वजनिक पद पर दावे की वैधता की ये जांच करता है। यानी कोई व्यक्ति है जो अवैध रूप से किसी पद पे चला गया है तो उसकी ये निरीक्षण करेगा। उसका जो इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति है जो उस पद के लायक नहीं है और उस पद पर वो गैर कानूनी रूप से चला गया है तो उसकी वो जांच करेगा सुप्रीम कोर्ट। ये भी अधिकार है, ठीक है? प्रतिषेध के अंतर्गत होता है कि ऐसा कोई डिसीजन है जो न्यायालय ने दे दिया है, जैसे कि हाई कोर्ट ने दे दिया है और वो हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, ठीक है? तो उस कंडीशन में जो सुप्रीम कोर्ट है वो हाई कोर्ट को रोक देगी कि आपका क्षेत्र यहाँ तक नहीं है, आप प्लीज यहाँ पे रुक जाइए। आप इसके आगे डिसीजन नहीं दे सकते क्योंकि आपका अधिकार क्षेत्र ये नहीं है। यानी यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को उसकी शक्ति, उसका क्षेत्राधिकार याद दिलाकर जो डिसीजन देने वाला है उसे वहां रोक देगी। ये होता है प्रतिषेध। और अंतिम है वो है उत्प्रेषण। इसमें क्या होता है? किसी निचली अदालत या न्यायाधिकरण या प्राधिकरण द्वारा आदेश को रद्द किया जाता। जो भी अधिकार उसने जो भी निचली अदालत है उसने अगर कोई डिसीजन दे चुका है तो उस डिसीजन को रद्द कर देगा कौन? सुप्रीम कोर्ट। हुआ क्लियर? ये 5 प्रकार के रिट जो है आर्टिकल 32 के अंतर्गत आप सुप्रीम कोर्ट में आप दायर कर सकते हो अगर आपका मौलिक अधिकार हनन होता है तो। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार कारखानों में रोजगार के लिए बच्चों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ध्यान रखना आर्टिकल 24 जो है कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 किसी भी कारखाने खतरनाक व्यवसाय में 14 वर्ष से कितने? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। क्योंकि 14 वर्ष यानी 6 से 14 वर्ष तक उनको क्या है, क्या ग्रहण करना है? शिक्षा ग्रहण करना है। 14 के बाद आप कर सकते हो क्योंकि 14 के बाद आता है 15 और 15 से लेकर 59 तक ये कहलाती है इस कौन सी? वर्किंग यानी कि वर्किंग ये कहलाती है वर्किंग एज कहलाती है। और इसके पहले आप पढ़ सकते हो और पढ़ने का आपका जो शैक्षिक अधिकार है ये आर्टिकल 21 ए में जोड़ दिया गया है। सिंपल सी बात ये है कि आर्टिकल 24 ये कहता है कि किसी बच्चे को आप खतरनाक व्यवसाय में काम नहीं करा सकते अगर उसकी एज 14 वर्ष से कम है। हुआ क्लियर? लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, अगर वो घर का व्यवसाय है, ठीक है? तो वहाँ पे वो काम कर सकता है। जैसे घर में मिठाई की दुकान है, ठीक है? घर में ऐसा कोई व्यवसाय है, तो वहाँ पे वो काम करने की प्रदान की वहाँ पर वो कार्य करने की उसे छूट दी गई है बच्चे को। वो इसलिए दी गई है कि अगर वो काम सीख जाता है, तो वो एक तरह से उसकी स्किल डेवलपमेंट होगी उसकी। जैसे कि घर में कोई लड्डू बन रहा है, मिठाई की दुकान है, अगर लड्डू बन रहा है, तो वो बच्चा सीख पा रहा है कि लड्डू बनते कैसे हैं। अब जो सीख जाएगा तो अपना जीवन में जो वो लड्डू बनाकर अपना जीवन चला सकता है। यानी वहाँ पे एक स्किल डेवलप हो रही है इसलिए घर के कामों के लिए छूट दी गई है। और घर में ऐसा काम कराया जाता है कि जो हल्का-फुल्का हो, ठीक है? बच्चे की एज देखी जाती है और बच्चे से प्रेम होता है तो वही काम करते हैं, वही काम देते हैं बच्चे को जो बच्चा उसके लायक हो। परंतु अगर बंधुआ मज़दूर बना रहे हो, उसे कहीं रोज़गार लगा रहे हो, तो वहाँ पे बच्चे से प्रेम होता नहीं है, सिंपल सी बात है। बच्चे से प्रेम नहीं हुआ तो आप उसे खतरनाक काम भी करा लोगे। इसलिए आर्टिकल 24 जो है खतरनाक व्यवसाय में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोज़गार पर ये प्रतिबंध लगाता है। ठीक है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 14 वर्ष से कम आयु। हुआ क्लियर? परंतु ध्यान रखना कि जो आर्टिकल 24 है, आर्टिकल 24 का संबंध किससे? आर्टिकल 21 ए से भी है। तो आर्टिकल 21 ए से आर्टिकल 24 की निकटता इसलिए है क्योंकि 6 से 14 वर्ष
6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की गारंटी, शिक्षा की गारंटी, गारंटी देता है। यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चे स्कूल में फ्री शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, मध्याह्न भोजन प्राप्त कर सकते हैं। ये आर्टिकल 21 के अंतर्गत डाला गया है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि 6 वर्ष से यानी कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? कौन से आर्टिकल के अंतर्गत ये अधिकार दिया गया है? तो वो आर्टिकल कौन-सा है? वो आर्टिकल 45 है। आर्टिकल 45 के अंतर्गत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे वहाँ पढ़ेंगे। वहाँ पे शिक्षा की गारंटी दी गई है। हुआ क्लियर? यानी कि अगर बच्चा पैदा होता है, उसके बाद शिक्षा उसे 14 साल तक उसे शिक्षा फ्री में मिलेगी। सिंपल सी बात ये है, अगर बच्चा पैदा होता है तो 14 वर्ष तक उसे फ्री शिक्षा दी जाएगी। आर्टिकल 45 के अंतर्गत 5 वर्ष से कम और आर्टिकल 21 ए के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चे फ्री शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा गारंटी दी गई है। हुआ क्लियर? इसीलिए आर्टिकल 24 में खतरनाक व्यवसाय में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार पर ये प्रतिबंध लगाता है। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना, ये दोनों आर्टिकल आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बेगार बंधुआ मजदूर पर रोक लगाता है? तो ध्यान रखना, एक आर्टिकल है, आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल है आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 व्यक्तिगत आजादी और गरिमा की रक्षा के महत्व पर बल देता और यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति या शोषण या काम के अपमानजनक परिस्थितियों का सामना ना करने पड़े। यह किए गए कार्य के लिए उचित और पारिश्रमिक प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करता है। अनुच्छेद जो 23 है, अनुच्छेद आर्टिकल 23 का उद्देश्य उन प्रथाओं का समाप्त करना है जो व्यक्ति विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों का शोषण और दमन करती। यह सम्मान, यह समानता, न्याय और मानव अधिकार के सम्मान के सिद्धांतों पर कायम है। हुआ क्लियर? कि ध्यान रखना कि जो मानव तस्करी है, जबरन श्रम करवाना, शोषण के अन्य रूपों से संबंधित मुद्दे को संबोधित करने के लिए भारत सरकार ने ऐसे अपराध को रोकने और उनका मुकाबला करने के लिए कानूनी रूप से तंत्र प्रदान करने के लिए अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम, बंधुआ मजदूर अधिनियम, ये सभी विशेष कानून लाए गए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद आर्टिकल 23 के अंतर्गत बंधुआ मजदूर को रोक लगाई गई है। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा प्रदान करता है? तो ध्यान रखना, संविधान का, तो ध्यान रखना एक अधिनियम है, कौन सा? 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, ये जो है 1978 में लाया गया था। 1978 में जो है 44वां संविधान संशोधन हुआ है। ये क्यों हुआ है? ये किया गया था आर्टिकल 19 और इस संशोधन के माध्यम से ही आर्टिकल आर्टिकल 19 एक ए को क्या कर दिया था? निरस्त कर दिया गया था और आर्टिकल 31 1 को भी भाग 3 से, कौन सा भाग? भाग 3, भाग 3 से निकाल दिया गया था। वह क्लियर, यानी कि जो 44वां संविधान संशोधन हुआ है 1978 में, उसमें आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 में संशोधन करके आर्टिकल 19 1 ए को हटा दिया गया था और आर्टिकल 31 को भाग 3 से निकाल दिया गया था और जो 31 है उसे अन्य भाग में डाल दिया गया और इसके अलावा एक अलग अनुच्छेद बनाया गया, उसे कहते हैं आर्टिकल 300 ए। आर्टिकल 300 ए बनाया गया और इस आर्टिकल में डाल दिया गया संपत्ति का अधिकार और संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 300 ए में डालकर उसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। और जो संपत्ति अधिकार था, इसे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। तो सिंपल सी बात है, अगर मौलिक अधिकार से हट गया तो आपका मौलिक अधिकार बचा नहीं। इसीलिए आपके मौलिक अधिकार, आपका संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार बचा नहीं है, तो इसलिए आप इसके संरक्षण के लिए
सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। हुआ क्लियर? यानी जो भी अधिकार आपका मौलिक अधिकार है, भाग 3 में जो भी अधिकार है मौलिक अधिकार है। अगर ये अधिकार को संविधान में संशोधन करके हटा दिया गया है तो उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, ये ध्यान रखना। जो भी आपका मौलिक अधिकार भाग 3 का भाग है उसी के लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो संरक्षण के लिए। हुआ क्लियर? ध्यान रखना। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद आर्टिकल 300 ए। हुआ क्लियर? और ये भी ध्यान रखना कि इसके पहले 42वां संविधान संशोधन हो चुका है। कब? 1976 में। इसमें जो है भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है उसमें 3 वर्ड जोड़े गए। एक है समाजवादी, एक है पंथनिरपेक्ष और एक है बंधुत्व। और ये पहला संशोधन हुआ था उद्देशिका में, यानी कि अभी तक जो उद्देशिका है, प्रस्तावना है, उसमें एक बार संशोधन हुआ है, वो भी 42वां संविधान संशोधन। कब हुआ है? 1976 में हुआ है। इसीलिए इस संविधान को क्या बोलते हैं? लघु संविधान संशोधन कहते हैं, ये ध्यान रखना। हुआ क्लियर? ये सारे करंट टॉपिक एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कारावास की अवधि 3 महीने से कम हो तब एकांत कैद की सजा को क्रियान्वित करने में ऐसा कारावास किसी भी स्थिति में खालिस्तान से संबंधित नहीं होगा। तो ध्यान रखना, आईपीसी यानी कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा कौन सी है? धारा है 74। अब जो आईपीसी है ये भारतीय न्याय संहिता हो चुका है। अगर आपसे क्वेश्चन करता है इंटरव्यू में कि जो भारतीय दंड संहिता था उसका नाम बदलकर भारतीय न्याय संहिता क्यों कर दिया गया, तो आप उसका आंसर देना कि जब आईपीसी बनी थी 1900, उसका आप आंसर देना जब आईपीसी बनी थी 1860 में, तब हम ब्रिटिश के गुलाम थे। हुआ क्लियर? अब जो है 1947 के बाद हम हो गए हैं आजाद, हमारा खुद का संविधान है। संविधान की जो उद्देशिका है वो बोलता है हम भारत के लोग, यानी भारत का जितना भी सब कुछ है वो भारत के लोगों का है। तो हम इस प्रकार से पहले गुलाम थे, इसलिए गुलाम को दंड दिया जाता है। लेकिन अब हम 1947 के बाद हम एक संप्रभु राष्ट्र बन चुके हैं और हम बन गए हैं भारत देश के नागरिक, और नागरिक को देते हैं न्याय। इसलिए जो भारतीय दंड संहिता था उसका नाम बदलकर भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है। हुआ क्लियर? इसका ये सटीक आंसर है। कभी क्वेश्चन पूछे इंटरव्यू में तो आप इसका ये आंसर देना। ठीक है? तो जो भारतीय दंड संहिता है उसकी धारा 74 के अनुसार जब कारावास की अवधि कितने 3 माह से कम हो तब एकांत कैदी की सजा को क्रियान्वित करने में ऐसा कारावास किसी भी स्थिति में एक समय पर 14 दिन से अधिक नहीं होगा। क्या बोला गया है? 14 दिन से अधिक नहीं होगा, यानी कि 14 डेज एट अ टाइम, एक समय पर 14 दिन से अधिक नहीं होगा। ये इसका आंसर होगा, ऑप्शन सी होगा। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षा को खालिस्तान से खालिस्तान वर्ष की आयु के बीच हर बच्चों का मौलिक अधिकार बना दिया गया। तो बता चुका हूं आपको कि जो आर्टिकल 21 से है, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 21 ए के तहत जो 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों की जो आयु है उसमें हर बच्चे को मौलिक अधिकार दिया गया है शिक्षा की गारंटी का। तो यहाँ पे आएगा 6 वर्ष लेकर 14 वर्ष। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों तक। अब 6 वर्ष के से बच्चे कम आयु ने 5 वर्ष से कम के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? तो वो पढ़ेंगे आर्टिकल 45 के अंतर्गत तो पढ़ेंगे। हुआ क्लियर? यानी कि आर्टिकल 45 के अंतर्गत 6 वर्ष से कम आयु बच्चे और 6 से 14 वर्ष के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? वो पढ़ेंगे आर्टिकल 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार। दो डिफरेंस है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत पढ़ेंगे वो 5 वर्ष से कम आयु बच्चे, और 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे पढ़ेंगे मौलिक अधिकार के अंतर्गत, उनको एक शिक्षा गारंटी दी गई है। हुआ क्लियर? और 14 वर्ष के बच्चे ही आर्टिकल 24 के अंतर्गत किसी भी कारखाने में खतरनाक काम में वो उनके जो रोजगार पर वो रोक लगाता है। आर्टिकल 24। आर्टिकल 21 ए देता है शिक्षा। एज क्या है? 6 से 14। हुआ क्लियर?
और ये भी ध्यान रखना कि ये जो शिक्षा को बनाया गया था, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा बनाया गया था। और ये भी ध्यान रखना कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कौन-सा संशोधन हुआ था? वो हुआ था 86वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? ये 2000 में हुआ था, 2002 में हुआ था। हुआ क्लियर? तो आपको पूछेगा कौन-सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 21 ए है। कौन-सा संविधान संशोधन है? तो वो है 86वां संविधान संशोधन। कब किया गया था? 2002 में किया गया था। हुआ क्लियर? और कौन-सा अधिनियम है? तो वो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। हुआ क्लियर? ये सारे कंटेंट आपको याद होना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की आजादी का प्रावधान किया गया है? तो ध्यान रखना, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 में भारतीय नागरिकों के लिए 6 बुनियादी, कितने? 6 बुनियादी आजादी की घोषणा की गई है, जो व्यक्ति के लिए नैसर्गिक अधिकार माने जाते हैं। जिसमें से पहला अधिकार है वो है वाक एवं अभिव्यक्ति की आजादी। दूसरा है शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की आजादी। तीसरा है संघ बनाने की आजादी। चौथा है भारत के राज्य के किसी भी क्षेत्र में घूमने की आजादी बिना रोके टोके। पांचवा है भारत के राज्य क्षेत्र में निवास करने की आजादी। और छठवा है आजीविका चलाने के लिए व्यापार कारोबार करने की आजादी। ये 6 अधिकार हैं। पहले जो है 7 अधिकार थे। एक अधिकार कौन सा था? वो संपत्ति का, वो हटा दिया गया। कब हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में हटा दिया गया। हुआ क्लियर? और इसे डाल दिएगा 300 ए जो आर्टिकल है वहां पे इसे संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और ये भी ध्यान रखना कि जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें आर्टिकल 19(1)(f) और आर्टिकल 31 को हटा दिया गया था। और इसको हटाकर अनुच्छेद 300 ए एक नया आर्टिकल बनाया गया, जिसके अंतर्गत संपत्ति अधिकार को एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसलिए पहले जो 7 संख्या थी आपके मौलिक अधिकार की, अब कितनी हो गई है? वो 6 हो गई है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेबियस कॉर्पस याचिका का शब्द अर्थ क्या है? तो ये ध्यान रखना कि जो बताया था मैंने आपको आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 के अंतर्गत 5 प्रकार की रीट है। उसमें से पहली कौन सी है? वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। और बंदी प्रत्यक्षीकरण को ही क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं हेबियस कॉर्पस बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी ने गैर कानूनी रूप से बंदी बना लिया है तो उसकी रिहाई के आदेश सुप्रीम कोर्ट देगी आर्टिकल 32 के अंतर्गत। हुआ क्लियर? तो इसका अर्थ होता है किसी को भी सशरीर पेश करना। अगर किसी व्यक्ति को किसी ने कैद कर लिया है गैर कानूनी रूप से, तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो ये बोलेगी कि इसे आप सशरीर पेश किया जाए। जैसे कि देखना, भावरी देवी जो हत्याकांड हुआ था उसमें जो राजस्थान है वहाँ के बहुत से मंत्री फंसे थे। कारण ये था कि जो भावरी देवी थी ये एक नर्स थी और इसके संबंध जो है बाद में वहाँ के राजनेताओं से हो गए। परंतु कुछ ऐसी घटना घटी कि उसकी हत्या कर दी भी कार में। तो उसका जो पति था उसे पता था कि ये जो है हत्या इनके द्वारा की गई है। तो किसी ने उसे ज्ञान दिया कि आर्टिकल 32 के अंतर्गत तुम डाल दो गुमनामे की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में। आर्टिकल 32 का यूज किया और उसमें डाल दिया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने देखा और उसे एक बार अपने हाथ में ले लिया। तो आर्टिकल 32 के बाद में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो केस ले लिया वो वापस नहीं होता। हुआ क्लियर? अब यहाँ पे क्या हुआ कि बाद में उसका पति ही फंसने लग गया था उस केस में। पति ने बोला कि मैं केस वापस लेता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता, एक बार केस आ गया तो यहाँ से आने का रास्ता नहीं है। ठीक है? अब जब पन्ने खुले तो यहाँ पे क्या हुआ कि मंत्रियों ने बोले कि हमने उसकी हत्या कर दी। हत्या कहाँ की? कार में की। तो जो सीबीआई जांच थी हो रही थी तो उसमें सीबीआई पहुंची कार में। कार में उसका बाल का डीएनए मिला। उसका कार में उसका मिला बाल। पर यहाँ पर क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण हेबियस कॉर्पस यानी कि सशरीर पेश करना है। अब उसकी हत्या की गई थी तो सबूत चाहिए था कि हत्या हुई है तो है या नहीं है। तो उसलिए उसको बोला गया कि आपने हत्या करे तो उसे कहाँ फेंका? तो उन्होंने बोला कि हमने इंदिरा गांधी नहर में फेंक दिया।
उसके बाद सीबीआई ने 6 महीने तक वो पानी रोका। वहाँ पे जितनी हड्डियाँ मिली, उस हड्डियों से उस बाल का डीएनए मैच खाया। जब मैच खाया तब बोला गया सुप्रीम कोर्ट में कि ये जो भाबरी देवी है, ये हड्डी और ये बाल का डीएनए मैच खाता है, यानी कि वो अब जा चुकी है, यानी कि सशरीर पेश करने की बात वहाँ पे की गई। उसकी मृत्यु हो गई है तो डीएनए टेस्ट होगा कि व्यक्ति मरा है या जिंदा है। अगर वो व्यक्ति जिंदा है तो सशरीर पेश किया जाए। ये होता है हेबियस कार्पस, ठीक है? ये आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में इसे दायर किया जाता है और ये जो है मौलिक अधिकार की रक्षा करता है आपके, ठीक है? हुआ क्लियर? तो 5 प्रकार की रिट दी गई है और 5 प्रकार की रिट जो है अलग-अलग कार्य में अलग-अलग और 5 प्रकार की रिट जो है अलग-अलग क्षेत्रों में वो काम करती है। तो यहाँ पे आपका जो है मौलिक अधिकार का जो पार्ट 1 था समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में इसके और क्वेश्चन आएँगे। इसमें करीबन 60-70 क्वेश्चन होंगे। इसके बाद जो है आपका यूपीएससी दो, यूपीएसआई दो, यूपी पुलिस दो, कुछ भी दो, जो मौलिक अधिकार है वहाँ से क्वेश्चन आपके बाहर जाएँगे नहीं। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी मीमांसा एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में, तो प्लीज़ जॉइन कर लीजिए। ओके थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।